नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने को हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। अंबिकापुर से बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। यात्री बस पलट गई है। अनियंत्रित होकर यात्री बस पलटी। करीब 20 फीट गहरे गड्ढे में बस गिर गई है। बस में सवार 20 यात्री घायल हुए हैं। उदयपुर के स्वास्थ्य केंद्र में घायलों का इलाज चल रहा है। रायपुर से गढ़वा ये बस जा रही थी। उदयपुर के गुमगा के पास ये हादसा हुआ और तस्वीरें जो सामने आई हैं, 20 फीट गड्ढे में बस गिर गई। हालांकि अभी किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। 20 यात्री घायल हुए हैं। उदयपुर के स्वास्थ्य केंद्र के घायलों का इलाज यहां पर जारी है। रायपुर से गढ़वा की ओर ये बस जा रही थी। बीच रोड पर यह हादसा हुआ है। 20 फीट गहरी खाई में बस गिर गई। अनियंत्रित होकर ये बस पलटी है। सकरा रास्ता जहां से गुजरते वक्त बस अनियंत्रित हुई और 20 फीट नीचे गहरी खाई में गिर गई। सभी घायलों को उदयपुर के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। रायपुर से गढ़वा जा रही बस बीच रास्ते में ही उदयपुर के गुमगा के पास हादसे का शिकार हुई है। 20 फीट गहरे गड्ढे में ये बस गिर गई। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभिषेक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अभिषेक, कैसे ये हादसा हुआ और अभी क्या जानकारी है? देखिए, जो हादसा का मुख्य कारण बताया जा रहा है कि जो वहां पर निर्माणाधीन सड़क है, वहां अनियंत्रित होकर बस पलटी है और करीब 20 फीट गहरे गड्ढे में ये बस गिरी है। बस जब दुर्घटनाग्रस्त हुई तो उसमें करीब 30 यात्री सवार थे, जिसमें से 20 करीब यात्रियों को चोटें आई हैं। सबसे पहले इन्हें प्राथमिक उपचार के लिए उदयपुर के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, जहां पर गंभीर मरीजों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। ये जो बस बताई जा रही है वो महिंद्रा कंपनी की बस है, जो कि रायपुर से गढ़वा जाने के लिए निकली थी और उदयपुर के पास जो गुमगा गांव है वहां पर ये बस अनियंत्रित होकर पलटी है। बीती रात भी एक हादसा हुआ था, जिसमें बाइक सवार जो हैं वो वहां पर रोड पे कोई संकेतक नहीं लगाया गया था। जो निर्माणाधीन सड़क है उसके कारण दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, जिसमें से एक की मौत हो गई थी। तो कहा जा सकता है कि जो निर्माणाधीन सड़क है उस पर यात्रियों का चलना या यात्री बसों का चलना काफी खतरनाक साबित हो रहा है और इस तरह की घटनाएं वहां पर हो रही हैं। अभी जो घटना घटी है जिसमें यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी है, तहसीलदार मौके पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने घायलों का हालचाल जाना है और जो गंभीर घायल हुए हैं उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। शुक्रिया आपका अभिषेक, जानकारी के लिए। बात ताउते तूफान की कर लेते हैं, जो इस वक्त गुजरात के तट से टकराकर तबाही मचा रहा है। तूफान गुजरात के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है और गुजरात में एनडीआरएफ की 44 टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। केरल, गोवा में भी ताउते से नुकसान देखा गया है। मध्य प्रदेश के 20 जिले अलर्ट पर रखे गए हैं। प्रशासन अलर्ट पर है मध्य प्रदेश के 20 जिलों में। बहरहाल गुजरात के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है और तूफान का असर आप देख सकते हैं। एक चक्रवाती घेरा पूरे अरब सागर से सटे हुए क्षेत्रों को ले रहा है, जिसमें ये तूफान गुजरात पहुंचा है, गुजरात के तट से टकराया है। केरल, गोवा में भी ताउते से काफी नुकसान हुआ। कल तक जो आंकड़े सामने आए थे, 11 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन अलर्ट पर है। ये गुजरात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ताउते तूफान गुजरात के समुद्री तट से टकराने के बाद इस तरीके के हालात बन रहे हैं। लहरें लगातार उठ रही हैं। एक चक्रवाती तूफान गुजरात के अलग अलग इलाकों में दस्तक दे रहा है और नौसेना ने यहां मोर्चा संभाल रखा है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। गुजरात में तेज बारिश और तूफान का ऐसा असर देखा जा रहा है। 140 से ऊपर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है, जो अपने साथ पानी की बौछार लेकर लगातार आगे बढ़ रही है।
कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहम बैठक लेने वाले हैं। राज्यों के कलेक्टर्स के साथ संवाद करने वाले हैं। ज्यादा संक्रमित वाले जिलों के कलेक्टर से संवाद होगी। 11 बजे ये वर्चुअल बैठक होने वाली है, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भी कुछ जिलों के कलेक्टर्स शामिल होने वाले हैं। ज्यादा संक्रमित जिले जहां पर प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, उन जिलों के कलेक्टर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करने वाले हैं। किस तरह की रणनीति वहां पर अपनाई जा रही है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन की बात प्रधानमंत्री ने कही थी सभी ब्यूरोक्रेट से, उस दिशा में किस तरीके से काम किया जा रहा है, इस बैठक में उस पर भी चर्चा होगी। कोरोना के इलाज को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। प्लाज्मा थेरेपी से अब इलाज नहीं होगा। कोरोना मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज नहीं किया जाएगा। प्लाज्मा थेरेपी हटा दी गई है इलाज के तरीकों में से। एम्स और आईसीएमआर ने ये गाइडलाइन जारी की है, जिसके बाद अब प्लाज्मा थेरेपी से इलाज नहीं होगा। प्लाज्मा डोनेट कर रहे थे कुछ लोग और इसके अच्छे असर देखे जा रहे थे, लेकिन अब आईसीएमआर और एम्स ने ये नई गाइडलाइन जारी की है। उनका कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी से अब कोरोना मरीजों का इलाज नहीं होगा, क्योंकि म्यूटेशन लगातार हो रहा है वायरस में। वायरस अपना रूप भी परिवर्तित कर रहा है और ज्यादा शक्तिशाली होकर आ रहा है, तो इलाज के तरीके भी धीरे धीरे बदले जा रहे हैं। ऐसे में प्लाज्मा पद्धति से अब इलाज को अनुमति नहीं दी गई है। तो ये देश का अपडेट, हमने आपको बताया कि अलग अलग कौन से मुद्दे हैं जो देश में इस वक्त सुर्खियों में हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का रुख करेंगे। दोनों ही राज्यों से हमारे साथ में संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रिया पांडे हमारे सहयोगी जुड़े हैं रायपुर से, और भोपाल से नीलम गुरबे। सबसे पहले रायपुर ले चलते हैं। प्रिया, लगातार केसेस कम हो रहे हैं। रायपुर ले चलते हैं। प्रिया, लगातार केसेस कम हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ में आज की कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में रहेंगी? बिल्कुल, ये छत्तीसगढ़ के लिए राहत की बात है कि लगातार प्रदेश भर में केसेस जो हैं वो कम हो रहे हैं, संक्रमित मरीजों की संख्या कम हो रही, पॉजिटिविटी रेट घट रहा है और रिकवरी रेट जो है वो बढ़ रहा है, बेहतर हो रहा है। साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर, उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। रोजाना 250 के आसपास लोगों की मौत हो रही थी, अब हम देख रहे हैं कि ये आंकड़ा 150 या उसके आसपास सिमट कर रह गया है। ये आंशिक रूप से ही राहत है, लेकिन राहत जरूर है और इस वक्त इस तरीके की राहतों की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा कि संक्रमण के इस दौर में किस तरीके से लोग बेडों के लिए अस्पतालों के बाहर इलाज के लिए परेशान हो रहे थे, किस तरीके से लोगों की जानें जा रही थी। तो इन सब में अब एक राहत देखने को मिल रही है। रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव, ये तमाम जो जिले हैं यहाँ पर लगभग कंट्रोल में है सिचुएशन, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि संक्रमण के मामले अब यहाँ धीरे धीरे बिल्कुल कम हो रहे हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में जब दूसरी लहर आई तो सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले इन्हीं जिलों से निकलकर सामने आ रहे थे। अब यहाँ पर स्थिति कंट्रोल में है। हालांकि बिलासपुर के और सरगुजा के कुछ जिले हैं जहाँ पर केसेस की संख्या थोड़ी ज्यादा है, वो ग्रामीण क्षेत्र भी है, इसलिए थोड़ी सी चिंता की स्थिति जरूर है। लेकिन अगर पूरी ओवरऑल प्रदेश की बात की जाए तो स्थिति बेहतर है और ये अभी की राहत भरी खबर है, क्योंकि अभी इस तरीके की जानकारियों की बहुत जरूरत थी, अभी इस तरीके की खबरों की बहुत जरूरत थी कि अब लहर जो है, दूसरी लहर का प्रकोप जो है वो कम हो जाए, ऐसा लग रहा है। विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि अब छत्तीसगढ़ से पीक जो है वो गुजरने लगा है और अब स्थिति जो है धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन भले ही स्थिति कंट्रोल में आ जाए तृप्ति, लेकिन ये जरूरी है कि सभी अपने घरों पर ही रहें, जब तक बहुत जरूरी ना हो अपने घरों से ना निकलें और सुरक्षित रहें। जो नियम है कोरोना के उनका जरूर पालन करें। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट बैठक होनी है। बैठक दोपहर 12 बजे होगी। इस बैठक में तमाम जो मंत्री हैं वो वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। वर्चुअल रूप से इस बैठक में चर्चाएं की जानी है। सबसे पहले इस बैठक में संक्रमण को लेकर चर्चा की जाएगी। संक्रमण की प्रदेश में क्या स्थिति है, किस तरीके से इस पर और कंट्रोल किया जाना है, किस तरीके से काम किया जाना है, साथ ही साथ तीसरी लहर की जो बात हो रही है उसके लिए किस तरीके की तैयारियां की जाए, इस पर भी चर्चा की जाएंगी। इसके अलावा वैक्सीनेशन को किस तरीके से और बढ़ावा दिया जाए, किस तरीके से वैक्सीन की जो उपलब्धता है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर भी अभी वैक्सीनेशन की संख्या जो है बहुत
बहुत ज्यादा नहीं है। वहां पर हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन जारी तो है, लेकिन अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जाए, वैक्सीनेशन को लेकर एक ओवरऑल एजेंडे पर भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर शहरी क्षेत्रों में तो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। शहरी क्षेत्रों में लोग घरों के बाहर निकल रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ लगा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसके अपेक्षाकृत स्थितियां थोड़ी अलग हैं, थोड़ी इतर है। लोग घरों से कम निकल रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर तक कम पहुंच रहे हैं। तो इसको लेकर भी किस तरीके से काम किया जाए, इस पर भी बात की जाएगी। इसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो नए फसल है उसमें किसानों को कैसे लाभ दिया जाए, इस पर भी चर्चा की जानी है। 21 मई को राजीव गांधी न्याय योजना की पहली किस्त दी जानी है। इसके साथ साथ जो खरीफ फसल है जिसमें गन्ना, मक्का और धान के अलावा कोदो, कुटकी, राजतिल जैसे जो फसल हैं वो शामिल हैं, उनके किसानों को किस तरीके से लाभ दिया जाए, उनको किस तरीके से और लाभ दिया जाए, इस पर भी चर्चा की जानी है। फिलहाल अभी जो है किसानों को इस पर 10,000 का इनपुट मिल रहा है, तो इन तमाम मसलों पर आज चर्चा किया जाना है। साथ ही ब्लैक फंगस के जो कुछ मामले हैं वो अब सामने आ रहे हैं और थोड़े प्रकोप ब्लैक फंगस का इस वक्त नजर आ रहा है। भले ही संक्रमण का थोड़ा कम नजर आ रहा हो, हमने देखा कि राजधानी रायपुर में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और अब दूसरी मौत जो है वो दुर्ग में हुई है। दुर्ग जिले में 2 मौतें हो चुकी है, राजधानी रायपुर में तीसरी मौत जो है ब्लैक फंगस से हो चुकी है। तो ये ब्लैक फंगस इस वक्त थोड़ी परेशानी बढ़ा सकता है तृप्ति। और ये तमाम खबरें हैं जिस पर आज दिन भर IBC 24 की नजर रहेगी। जी, तो ये छत्तीसगढ़ की खबरें हैं जिन पर दिन भर अपडेट हम दर्शकों को देंगे। बहरहाल मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। नीलम हमारे साथ बनी हुई है। नीलम, मध्य प्रदेश की आज कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन पर नजर रहने वाली है? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में आज दिन भर की बड़ी खबरों की अगर हम बात करें तो शिवराज कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। वर्चुअली ये बैठक होगी जिसमें शिवराज कैबिनेट के लगभग सभी मंत्री शामिल होंगे और मुख्य एजेंडा रहेगा कोविड संक्रमण और इसके साथ ही साथ ब्लैक फंगस की जो स्थिति प्रदेश में इस वक्त बन रही है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर तो लगातार कम होती जा रही है और रिकवरी रेट भी, संक्रमण की चेन को तोड़ना और ये जो रिकवरी रेट लगातार बढ़ा हुआ हमें मिल रहा है, इसको बनाए रखना अब भी चुनौती है। और इसके लिए आगे क्या कुछ गाइडलाइन हो सकती है, कोरोना कर्फ्यू आगे बढ़ाना, क्योंकि 24 मई तक कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, तो किन जिलों में अभी भी स्थिति नियंत्रित करने की जरूरत है, क्या कुछ नई गाइडलाइन हो सकती है, इस बारे में पूरी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही साथ ब्लैक फंगस का खतरा जिस तरीके से कोविड पोस्ट कोविड के इफेक्ट के रूप में देखने को मिल रहा है और इसके लिए जो इंजेक्शन होती है उसकी शॉर्टेज की जो बात सामने आ रही है, ये भी मुख्य एजेंडा रहेगा कि जो दवाइयां हैं और जो इलाज है वो ब्लैक फंगस के संक्रमित मरीजों को ठीक से मिले, क्योंकि राज्य सरकार ने ये तय किया है कि ब्लैक फंगस के जो भी मरीज होंगे उनका निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो इलाज है प्रॉपर वो मरीजों को किस तरीके से मिले, ये भी एक एजेंडा रहेगा और इस पर पूरी चर्चा जो है की जाएगी। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज करीब 1015 नर्सिंग स्टूडेंट से भी संवाद करने वाले हैं। ये वो नर्सिंग स्टूडेंट है जो अभी ही पास आउट हुए हैं और इन्हें कोविड सेंटर में जो है नियमित तौर पर पदस्थ किया जाना, तो उनसे मुख्यमंत्री शिवराज की आज चर्चा रहेगी। इसके साथ ही साथ ताउते तूफान का जो है मध्य प्रदेश में पिछले दिनों से देखने को मिल रहा है। कल भी प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया था, जिनमें खासतौर पर झाबुआ, नरसिंहपुर, अलीराजपुर, सागर, मंदसौर, नीमच ये जिले शामिल है और इसके साथ ही साथ इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन संभाग यहाँ पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया था। तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज भी ताउते तूफान का असर मध्य प्रदेश के मौसम पर देखने को मिल सकता है। कल देर रात भी जो बारिश हुई है वो आज दिन में भी हो सकता है कि बनी रहे और राजधानी भोपाल में भी यदि हम देखें तो बादल छाए हुए हैं और देर शाम तक यहाँ पर भी बारिश का अलर्ट है। इसके साथ ही साथ यदि हम वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन जो है अपनी रफ्तार से चल रहा है, पर अभी वैक्सीन की कमी के चलते कई लोग हैं जो जिन्हें दूसरा डोज लगना है, काफी बड़ी संख्या में लोगों को अब भी दूसरा डोज लगना है, तो वो उसकी एक समस्या पैदा हो रही है और इस पर भी लेकर के आज जो है चर्चा की जानी है कि वैक्सीन की उपलब्धता को किस तरीके से बनाया जा सके। इसके साथ ही साथ NHM के करीब 19,000 संविदा कर्मी पूरे प्रदेश भर के हैं, अपनी मांगों को लेकर के आज से जो है काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। 3 दिन तक इनका ये विरोध प्रदर्शन जारी रहने वाला है और सभी संविदा कर्मचारियों को ये कहना है कि यदि हमारे सांकेतिक प्रदर्शन के बाद भी हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो 24 मई से हम सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। तो ये कुछ प्रमुख बड़ी खबरें हैं मध्य प्रदेश की जिन पर आज दिन भर नजर बनी रहेगी। तृप्ति। नीलम, पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के खिलाफ कोई कार्रवाई या इसको लेकर इस खबर पर कोई अपडेट?
जी बिल्कुल, कल देर रात पूर्व मंत्री उमंग सिंघार पर एफआईआर दर्ज की गई है और वहीं पूर्व मंत्री ने भी एक पत्र लिखा है कि इस पूरे मामले में जो है एक एजेंसी के तहत इस निष्पक्ष जांच हो। अपना पक्ष रखते हुए उमंग सिंघार ने ये पत्र लिखा है और कहा है कि इस पूरे मामले को पॉलिटिकल ना किया जाए और निष्पक्ष जांच की जाए। हालांकि उन पर जो आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत मामला दर्ज किया गया था, कल देर रात इस पूरे मामले में जो मृतका थी उनके परिजनों से उनके बेटों के बयान दर्ज हुए थे और उसके एक दिन पहले भी पूर्व मंत्री का बयान दर्ज हुआ था और जो सुसाइड नोट जो है पुलिस को स्पॉट से मिला था उसके आधार पर पूर्व मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है शाहपुरा थाना क्षेत्र में। और वहीं इस पर जो है अब पूर्व मंत्री ने अपना पक्ष रखते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। जी शुक्रिया आपका नीलम, शुक्रिया प्रिया आपका भी जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ मध्य दक्षिण बस्तर के बीजापुर जिले के सिलेगर कैंप में गोलीबारी में 3 ग्रामीणों की मौत हो गई। ये ग्रामीण कैंप स्थापना के खिलाफ 3 दिनों से यहीं पर बैठे थे। सोमवार की सुबह अचानक ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे और भीड़ ने जवानों का विरोध करते हुए आक्रामक रुख अपना लिया। कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अचानक ग्रामीणों की तरफ से गोलीबारी हुई। आत्मरक्षा में जवानों ने गोली चलाई जिसमें 3 ग्रामीणों की मौत हो गई। उधर ग्रामीणों का आरोप है कि जबरन जवानों ने उन पर फायरिंग की है। ग्रामीणों के मुताबिक पूरे घटनाक्रम में 18 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक घायल अवस्था में जवानों के कब्जे में है। पूरे घटनाक्रम के बाद घायलों के साथ ग्रामीण सिलगेर में धरने पर बैठे। घटनास्थल से घटनाक्रम के बाद गांव लौट आए। वहां से 17 घायलों को सड़क पर रखकर फिर से धरने पर बैठ गए। नक्सलियों के दबाव में ग्रामीण कैंप का विरोध कर रहे हैं। घटना के तुरंत बाद बस्तर आईजी वसुंधरा राजपी घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को आंदोलन खत्म करने के लिए समझाया। गाँव वाले के आड़ में काफ़ी बड़ी संख्या में नक्सली भी उपस्थित रहा और वो लोग लगातार कैंप के ऊपर हमला करने की कोशिश की गए थे। कई राउंड फायर भी की गए थे। इस दौरान जो पुलिस द्वारा जो जवाबी कार्रवाई की गई थे, तत्पश्चात तब माहौल शांत होने के बाद इलाका का सर्चिंग की गई थे। सर्चिंग के दौरान हमको एक घायल व्यक्ति और 3 डेड बॉडी है, तीनों जो पुरुष है डेड बॉडी मिला है। हम बिना हाथ वाले कहाँ से हम गोलीबारी चला देते हमारे आदिवासी सर। अच्छा, कितने लोग? नवादी को मौत हुआ सर, बाकी 50 से ऊपर है घायल है। सिर में लग गया और हाथ पैर का लग गया और घुटना उठना में पूरा लग गया। बीजापुर जिले की सुरक्षा बल के जो जवान यहाँ पर कैंप खोले हैं सिलगेर में, वही सुकमा जिला का हिस्सा है। हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं जिस तरीके से घायलों को आगे ले जाया जा रहा है, एक जगह एकत्रित किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण मौजूद है जो इस कैंप का विरोध करने पहुंचे थे। ये आरोप है, ये कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्या हुआ सर। वहाँ कैंप को हटाने के लिए गए थे सर, तब हम लोग गोली मार दिए। कितने लोग को गोली लगाए? पूरा 10 लोगों को। 10 खत्म हो गए जी। किस तरीके, ऐसा बताया जा रहा है कि ग्रामीणों के पीछे नक्सलियों ने भी फोर्स पर हमला किया था? नक्सलियों नहीं थे सर। हाँ। पूरा जनता। क्यों ऐसा? आप लोग हमला किए थे क्या जवानों पर? नहीं सर, हम लोग बोल रहे थे, बात कर रहे थे सर, तब एकदम कुछ फेंक दिया। कितने लोगों को गोली लगी है? बहुत जान को लगी। कितना संख्या क्या होगी? गाल ज्यादा होगी। तो ये ग्रामीण हैं जो अभी भी यहीं डटे हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि 10 से अधिक लोगों को गोली लगी है, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। राजा राठौर, IBC 24 ग्राउंड जीरो। राजगढ़ जिले में कोविड महामारी की मार झेल रहे मरीजों को अस्पताल के अंदर अपनी सुरक्षा भी खुद करनी पड़ी। यहां हुई बेमौसम बारिश ने विभाग की पोल खोल दी है। यहां बारिश होने पर कोविड ICU वार्ड की छत से पानी बहने लगा। जिले में हुई बारिश के चलते स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। जिला अस्पताल में बने कोविड ICU वार्ड में मरीजों का इलाज जारी है। बारिश के कारण कोविड वार्ड में बारिश का पानी टपकने लगा, जिससे यहां भर्ती मरीजों के बीच में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। हालात ये रहे कि जब तक बारिश हुई तब तक कोविड वार्ड में पानी गिरता रहा। ऐसे में मरीज खुद बचने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास करते दिखाई दिए। ये राजगढ़ का कोविड वार्ड है, ICU है, जिसमें इस तरह से पानी टपक रहा है। हमारे मरीज परेशान हो रहे हैं, यहाँ कोई सुन भी नहीं रहा है। तो जिला अस्पताल में विभाग की पोल खुल गई है। छत से पानी टपक रहा है और लगातार पानी गिर रहा है। लोग आसपास में ऑक्सीजन सिलेंडर में ही लेकर ऐसे बैठे हुए हैं। व्यवस्था खुद ही मरीजों ने अपनी की। जबलपुर से बड़ी खबर, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर कार्रवाई हुई है। 5 आरोपियों को
एनएसए के तहत रखा गया। एक डॉक्टर, 2 टेक्नीशियन, एक नर्स और एक कंपाउंडर पर एनएसए की कार्रवाई की गई। आरोपी गिरोह बनाकर ये लोग रेमडेसिविर की काला बाजारी करते थे। मरीजों के इंजेक्शन चुराकर 10 गुना दाम पर आरोपी बेचा करते थे। तो जबलपुर में एक तरफ जहां नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर पूरी कार्रवाइयां चल रही है, इस बीच समानांतर तौर पर कालाबाजारी पर भी पुलिस नकेल कस रही है। 5 लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिलासपुर और दुर्ग में इसका कहर देखने को मिला, जहां प्रदेश में इससे 3 मौत हो गई। दुर्ग में चरोदा निवासी 61 वर्षीय बी लक्ष्मी ब्लैक फंगस के शिकार हो गई। महिला की चंदूला चंद्राकर कोविड अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। मृतका के बेटे ने समय पर एंटी फंगल इंजेक्शन का न मिलने से मौत की शिकायत की बात कही। इससे पहले भिलाई और महासमुंद में भी एक मौत हो चुकी है। इधर बिलासपुर के सिम्स में 3 नए मरीजों को भर्ती किया गया है। इनमें 2 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। रतनपुर, गौरेला, पेंड्रा और अकलतरा के तीनों मरीज में से 2 महिलाएं हैं। 3 नए मामलों के सामने आने के बाद अब प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है। ब्लड शुगर एकदम से बहुत ज्यादा राइज करते हैं। इन परिस्थितियों में ब्लैक फंगस जो है वो हो जाता है, और समय से यदि इसका भी डायग्नोसिस कर लिया जाए तो इसमें भी ट्रीटमेंट उपचार के बाद जो पेशेंट है वो ठीक हो जाते हैं। हमने सभी होम आइसोलेशन की टीम्स को, हमने सभी डॉक्टर्स की टीम को पूरी तरह से निर्देश दे दिए हैं कि ब्लैक फंगस को भी ध्यान में रखें और डायग्नोसिस करें प्रॉपरली। मैंने इंजेक्शन खरीद के मार्केट से उनको 5 दिन तक अवेलेबल करवाया। उसके पश्चात मार्केट में इंजेक्शन नहीं मिलने के पश्चात मम्मी जी का इलाज नहीं हुआ। मम्मी जी का देहांत 17 को सही ट्रीटमेंट नहीं मिलने के पश्चात मम्मी जी का देहांत हो गया। सागर जिले के रहली में मास्क न लगाने को लेकर एक महिला और महिला आरक्षक के बीच हुई तकरार इस कदर बढ़ी कि बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। महिला और महिला आरक्षक एक दूसरे से भिड़ गए। काफी देर तक चला ये हंगामा कैमरे में कैद हो गया। दरअसल कोरोना कर्फ्यू में रहली के गांधी चौक पर पुलिस अमले ने जांच के दौरान एक महिला और उसकी बेटी को रोका। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और हाथापाई होने लगी। वहां मौजूद पुलिसकर्मी बीच बचाव का प्रयास करते रहे। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में एक पुलिसकर्मी महिला के बेटी को गाली देते हुए भी साफ सुनाई देती नजर आ रही है। बहरहाल पुलिस ने महिला आरक्षक के साथ मारपीट करने के आरोप में मां बेटी को हिरासत में ले लिया है। नारदा केस में टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। 4 टीएमसी नेताओं की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। बुधवार तक इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। तो टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती हुई। नारदा केस में टीएमसी को एक बड़ा झटका लगा है। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन हमार बानी हमार गोट श्रवण के साथ।